आज हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली बात तो डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेसिकली वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है जो कि हम अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कि शेयर होल्डर को जो स्पेसिफिक परसेंटेज है वो तो देती जाएगी, लेकिन अगर जो प्रॉफिट में से हम शेयर उनको देते हैं वो हो जाता है डिविडेंड। अब इसका डिसीजन लेना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर उन्हें डिविडेंड देना है या नहीं देना, या फिर उन्हें डिविडेंड कितना परसेंटेज देना है। क्योंकि जो प्रॉफिट बचा है पैसे, ठीक है, वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब वो पैसे वो इन्वेस्ट करें या फिर वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो क्या बेटर ऑप्शन होगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कौन कौन से वेरियस मेथड्स होते हैं जो कि कंपनी सोच सकती है कि वो डिविडेंड के साथ आखिर क्या करे और क्या डिसीजन ले। तो अब इसमें कुछ थ्योरीज आ जाती हैं। पहले तो दो थ्योरीज हैं, एक है इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, एक हो जाता है रिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। अब रिलेवेंस में टू अप्रोचेस है, रेसिडुअल अप्रोच और मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, और इसमें आ जाएगा वॉल्टर एंड गॉर्डन्स मॉडल। तो हम एक एक करके एक एक मॉडल को और अप्रोच को पढ़ते जाएंगे एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन समझते जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। अब इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले हम जान लेते हैं। इररिलेवेंस मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट रिलेवेंट, मीन्स जो कि अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। सो ये क्या कहती है थ्योरी से, कंपनीज पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड हैव लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइस, ठीक है। कि अगर कंपनी क्या करती है, अगर डिविडेंड की पेमेंट कर भी देती है शेयर होल्डर को, तो उसका फ्यूचर के स्टॉक प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, सपोज अगर कोई कंपनी ज़्यादा पेमेंट करती है, ज़्यादा डिविडेंड देती है, तो शायद उसके शेयर होल्डर्स और बढ़ जाएं, उसका स्टॉक प्राइस हाई हो जाए। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर डिविडेंड ऑफ पेमेंट कर भी दी, ठीक है, तो भी उसका जो फ्यूचर के स्टॉक प्राइस है उसका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट है। इफ दिस थ्योरी होल्ड्स ट्रू, इट विल मीन दैट डिविडेंड डू नॉट ऐड वैल्यू टू कंपनीज स्टॉक प्राइस। यही तो कह रही कंपनी कि अगर ये थ्योरी जो है अगर ये सच हुई भी, तो डिविडेंड डू नॉट ऐड वैल्यू टू द कंपनीज स्टॉक प्राइस। डिविडेंड कोई वैल्यू नहीं ऐड करेगा कंपनीज के स्टॉक प्राइस पे। कि आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया तो इन फ्यूचर में क्या हो कि आपकी जो कंपनी है उसकी जो स्टॉक्स के प्राइस है वो बहुत हाई हो जाए कि हाँ ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो ये थ्योरी कहती है ऐसा नहीं होएगा। तो बल्कि फिर क्या होएगा, द प्रमाइस ऑफ द थ्योरी इज दैट अ कंपनीज एबिलिटी टू अर्न अ प्रॉफिट एंड ग्रो इट्स बिजनेस, नॉट डिविडेंड पेमेंट। कि कंपनी क्या कहती है, ये थ्योरी क्या कहती है कि कंपनी की जो एबिलिटी है प्रॉफिट को अर्न करने की, बिजनेस को बढ़ाने की, ठीक है, वो डिविडेंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वो किसी से अफेक्ट होती है, कंपनी की मार्केट वैल्यू एंड ड्राइव्स द स्टॉक प्राइस। कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उससे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो डिटरमाइंड होता है, ना कि डिविडेंड की पेमेंट से। ये इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। तो एक बार रिवाइज कर लेते, क्या कहता है इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड की पेमेंट से कंपनी की स्टॉक प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर कंपनी डिविडेंड की पेमेंट कर भी देती है शेयर होल्डर्स को, तो ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में उसके जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो बढ़ जाए, बल्कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है या फिर कंपनी का जो बिजनेस ग्रो होता है वो किसकी वजह से होता है, कंपनी की मार्केट वैल्यू की वजह से। अंडरस्टूड नाउ। अब रेसिडुअल अप्रोच की बात कर लेते हैं कि ये अप्रोच क्या कहता है। रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसीज आर अडॉप्टेड बाय कंपनीज to prioritize capital expenditure over immediate shareholder dividend payment। अब रेसिडुअल अप्रोच क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड, वो जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स हम किसी एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, वही तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा वो एक्सपेंडिचर जो हम किसी एसेट को बाय करने में या किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने में यूज़ करते हैं, वो हो जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कंपनी दैट मेंटेन अ रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी इन्वेस्ट इन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये क्या कहता है कि कंपनी जो कि रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती है, इस डिविडेंड पॉलिसी को, वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट को
पहले कंपनी में बेटरमेंट के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करती है। सपोज आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है, मशीनरी, तो हमने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, वो मशीनरी को परचेज कर लिया उस प्रॉफिट से। उसके बाद जो पैसे बचे वो शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पहले नहीं किया, पहले उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया, बाद में डिविडेंड पेमेंट की, ठीक है। सो विद एन इमीडिएट रिडक्शन इन डिविडेंड पे आउट्स एंड फ्लक्चुएशन इन द अमाउंट्स ओवर टाइम, मैनेजमेंट में नीड टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन टू शेयर होल्डर। अब अगर आपके पास प्रॉफिट है, कंपनी के पास प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, बल्कि उन पैसों को वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही। मींस कंपनी को ग्रो करने के लिए कोई एसेट परचेज करनी है, या कोई मशीनरी की रिपेयर करानी है, या कोई बिल्डिंग सेटअप करनी है, ठीक है, उस जगह इन्वेस्ट कर रही है। तो आपको क्या होगा, शेयर होल्डर्स को जस्टिफाई करना होगा कंपनी को कि कंपनी ने ये डिसीजन क्यों लिया आखिर। तो कंपनी एक पूरा प्लान बनाएगी फुल प्रोसेस कि हाँ, कि इस चीज़ की ज़रूरत थी कंपनी को ग्रो करने के लिए इन फ्यूचर, इसलिए कंपनी ने इंस्टेड ऑफ गिविंग द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स उस पैसों को कंस्ट्रक्शन में या कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया। अब हम सेकेंड अप्रोच की बात कर लेते हैं, मोदिगिलियानी एंड मिलर अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या कहता है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट डिविडेंड पैटर्न्स हैव नो इफेक्ट ऑन शेयर वैल्यू, कि वेदर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं या नहीं देते हैं, इसका शेयर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये क्या करना चाहिए, रेसिडुअल अप्रोच तो कहता था कि उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं, इट सजेस्ट दैट इफ अ डिविडेंड इज कट नाउ देन एक्स्ट्रा रिटेन अर्निंग री इन्वेस्टेड विल अलाउ फ्यूचर अर्निंग्स एंड हैंस फ्यूचर डिविडेंड्स टू ग्रो। अब ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम शेयर होल्डर से कहते हैं कि हम जो पैसे हैं उसको हम बचा के रख देते हैं, जो प्रॉफिट के पैसे हैं, या फिर हम उसको इन्वेस्ट कर दे कंपनी में ही। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्यूचर का डिविडेंड्स है, मींस फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो और ग्रो होएगा। सो डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स आर लोअर डाउन, कि जो इन्वेस्टर ने अभी इन्वेस्ट किया हुआ, जो शेयर होल्डर्स है, तो अभी तो उनको कम डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अभी वो कम डिविडेंड ले रहे हैं तो फ्यूचर में उन्हें और ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। बट दिस इज प्रिसाइजली ऑफसेट बाय द इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, कि अगर हम कुछ पैसे रिटेन अर्निंग्स में रख दें, यानी बचा दें, बचा के सेव कर लें, इन फ्यूचर हम उनको देंगे तब ज़्यादा हो जाएंगे पैसे। सो MM says that if an investor gets a dividend that's more than he expected, then he can reinvest in the company's stock with the surplus कैश फ्लो। तो अगर इन्वेस्टर क्या करे, इंस्टेड ऑफ जो उनको डिविडेंड दिया जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर गेट्स अ डिविडेंड दैट्स मोर देन ही एक्सपेक्टेड, देन ही कैन री इन्वेस्ट, कि वो कंपनी में फिर से री इन्वेस्ट कर दे वही पैसे, ठीक है। तो क्या होगा कि फ्यूचर में उनको और ज़्यादा कैश फ्लो होएगा। तो ये होता है मोदिगिलियानी अप्रोच। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब रेसिडुअल अप्रोच क्या कह रहा था कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं कि या तो हम उन पैसों को, जो डिविडेंड हमें प्रॉफिट मिलता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उनको डिविडेंड होल्डर को और शेयर होल्डर को देने की बजाय हम कुछ पैसे दे सकते हैं, हम उनको रिटेन अर्निंग में रख दें, सेव कर दें, या फिर हम डिविडेंड होल्डर से ये कहें, शेयर होल्डर से, कि वो पैसे फिर से उसी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दें। इससे क्या होगा, उनको फ्यूचर में और ज़्यादा कैश फ्लो होगा, मीन्स ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब रिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, इररिलेवेंस था कि डिविडेंड अगर हम देते हैं या नहीं भी देते हैं तो उससे कंपनी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, इफ़ द चॉइस ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ अ फर्म इट इज़ कंसिडर्ड रेलिवेंट। अब ये कहता है कि अगर हम कौन सी भी डिविडेंड पॉलिसी को यूज़ करते हैं वो कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट करेगी। मींस अगर हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं उससे कंपनी की वैल्यू पे फ़र्क होगा फ्यूचर में, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो भी फ़र्क पड़ेगा। So in that case, a change in the dividend payout ratio will be follow reliable change in the market value of the firm. कि जितना भी हम चेंज कर देते हैं अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो को, तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म
अफेक्ट होती है। सपोज हमें प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ कुछ परसेंट का, अब उसे जो उसमें से कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देना है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा पैसे एज अ प्रॉफिट देती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी कंपनी की वैल्यू को। अगर वो कम पे आउट करती है, रेशियो कम है, तो वो कम अफेक्ट करेगी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को। ये होता है रिलेवेंस कॉन्सेप्ट। सो डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी सजेस्ट दैट शेयर होल्डर हैव सिमिलर एक्सपेक्टेशन वेल when a company constantly pays dividend, shareholders are see the company is reliable. अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी कॉन्स्टेंटली डिविडेंड देती है तो शेयर होल्डर्स को क्या लगता है, हाँ ये कंपनी रिलायबल है, हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, कम डिविडेंड देती है, तो शेयर होल्डर्स की रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उनको उस कंपनी पर ट्रस्ट नहीं होता, तो वो इन्वेस्ट भी नहीं करते। अब हम बात करते हैं फर्स्ट थॉट की अंडर रिलेवेंस कॉन्सेप्ट, जो कि है वॉल्टर मॉडल। ये भी एक रिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन का एक मॉडल है। अब ये मॉडल क्या कहता है कि वॉल्टर्स मॉडल फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड द शेयर प्राइसेस। सो इट सजेस्ट दैट चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी कैन अफेक्ट अ कंपनी वैल्यू, क्योंकि ये रिलेवेंस थ्योरी का पार्ट है। तो ये कहता है कि जो भी डिविडेंड पॉलिसी कंपनी चूज़ करती है उसका जो इफेक्ट है वो कंपनी की वैल्यू पे होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डिविडेंड्स आर री इन्वेस्टेड इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू हायर फ्यूचर अर्निंग्स। सो इस पॉलिसी का भी मेन ये है कि जो डिविडेंड होने चाहिए, हमें डिविडेंड कंपनी को क्या करना चाहिए, उन डिविडेंड के पैसे को री इन्वेस्ट कर देना चाहिए कंपनी की ग्रोथ के लिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब कैसे, लीडिंग टू हायर फ्यूचर अर्निंग्स, ये भी ये कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। वॉल्टर आर्ग्यूड दैट डिविडेंड पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो वॉल्टर मॉडल एक रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है, किस चीज़ की, कि फर्म्स का इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न आएगा और क्या रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स कितने कैपिटल पे कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा, और डिविडेंड पॉलिसी कैसे उसको असर करती है। तो बेसिकली बता रहा है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसे अफेक्ट करेगी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को। चलिए देख लेते हैं। सपोज दैट आर इज़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड के इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी। के हो गया हमारी कॉस्ट, ठीक है, और आर हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना प्रॉफिट हो, कितना पैसा वापस आएगा, वो हो जाता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो देन फॉर एनी गिवन कंपनी वी हैव फॉलोइंग, यहाँ पे 3 केसेस दिखाए गए, एक के बाद एक, वन बाय वन हम ये केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट केस है केस 1, व्हेन आर इज ग्रेटर देन के। आर इज ग्रेटर देन के मीन्स व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन्स जितना आपने कैपिटल लगाया है कंपनी में, जितना कंपनी लगा उससे ज़्यादा जब वापस आ रहा है, ठीक है। सो फर्म विथ आर इज ग्रेटर देन के आर टर्म्ड ग्रोथ फर्म्स। जाहिर सी बात है, जब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, मीन्स जितनी कैपिटल हमने लगाई उससे ज़्यादा हमें पैसा मिला, मीन्स हमारी फर्म ग्रो कर रही है। सो देयर ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इन्वॉल्व प्लगिंग बैक द कंपनीज एंटायर अर्निंग। तो क्या करना चाहिए, दस द डिविडेंड पेमेंट रेशियो वुड बी 0, दिस वुड मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिविडेंड पेमेंट रेशियो वुड बी 0। तो इससे क्या होगा कि कंपनी वुड मैक्सिमाइज, क्योंकि क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो डिविडेंड पेमेंट होगी उसको हम क्या करेंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे कंपनी में फॉर द फ्यूचर अर्निंग्स। अब व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज लेस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर, सेकेंड केस, डू नॉट ऑफर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रहा है हमको। सो फॉर दिस फॉर्म द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ
डिविडेंड कि जितना भी प्रॉफिट अर्न हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, अब हमने पहले वाले में क्या किया, फर्स्ट केस में जब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम था और रिटर्न ज़्यादा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, डिविडेंड पे आउट रेशियो, हमने डिविडेंड नहीं दिया, हमने क्या किया, उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, ये पॉलिसी। लेकिन सेकेंड वाले में अब क्या हुआ कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है। So shareholder can use dividend to receive in another channel when they get a higher rate of dividend. So thus 100% dividend payout ratio would result in maximizing the value of the equity share. अब ये क्या करी कंपनी की, अगर रिटर्न कम है और कैपिटल ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या करी कि जो भी आपकी अर्निंग हुई है कंपनी, वो कंपनी डिविडेंड एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर। इससे क्या होएगा, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट इंक्रीज होगा, ट्रस्ट इंक्रीज होगा शेयर होल्डर्स का, तो जो इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो इन 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो इन देयर केस वुड रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। अब थर्ड केस देख लेते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू के। सो फॉर फर्म्स विथ आर इज इक्वल टू के मीन्स जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया सेम उतना ही रिटर्न आ गया। So it does not matter whether the firm retains or distributes its earning. In either case, the share price would not fluctuate with a change in dividend rates. अब यहाँ पे क्या है कि अब कंपनी कुछ भी करती है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न दोनों सेम है। तो या तो कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, इट्स अप टू द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी जो डिविडेंड के रेट से कंपनी के शेयर का अफेक्ट ऊपर कोई असर नहीं होगा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं गॉर्डन्स मॉडल की। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बर्ड इन द हैंड थ्योरी, which states that current dividends are important in determining the firm's value. Gordon's model is one of the most popular mathematical models to calculate the company's market value using its dividend policy. अब ये क्या बता रहे हैं, ये भी रिलेवेंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो करंट डिविडेंड्स है वो कंपनी की मार्केट वैल्यू में फर्म वैल्यू को डिटरमाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़रूरी है। सो गॉर्डन्स थ्योरी ऑन डिविडेंड स्टेट्स दैट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कि हम कौन सी डिविडेंड पॉलिसी चूज़ करते हैं, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये सब कुछ जो मार्केट प्राइस है कंपनी का, शेयर का जो मार्केट प्राइस है उस पर असर करता है, उस पर इफेक्ट करता है। जो भी हम डिविडेंड पॉलिसी चूज़ करेंगे, हमारा जो रिटर्न होएगा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब का जो रिलेशनशिप बिटवीन है वो इफेक्ट करेगा शेयर के प्राइस पर कंपनी के। अब रिलेशनशिप बिटवीन, अब क्या कहते हैं कि जब रेट ऑफ रिटर्न इज मोर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कम, ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो प्राइस पर शेयर है वो कम होगा। इंक्रीज इन डिविडेंड पे आउट रेशियो, नाउ आर इज रेट ऑफ रिटर्न इज दैट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस पर शेयर इंक्रीज, देन आर इज इक्वल टू के नो चेंज इन द प्राइस पर शेयर, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले वाले केस में हमने डिविडेंड नहीं दिया,